नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कल हमने हिंडनबर्ग वाले मामले पर एक अनुमान लगाया था कि इस रिपोर्ट में क्या हो सकता है, और जो मैंने आपको अनुमान बताया था बिल्कुल रिपोर्ट वहीं जाकर सटीक बैठी है। और ये अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ एक खुलासा है, लेकिन ये खुलासा ये बताता है कि इस देश में किस तरह की अंधेरगर्दी चल रही है और किस तरह मोदी सरकार में सेबी की चेयरमैन भी बनती हैं उनके पावर में आने के बाद, तो वो भी किस तरह से दोनों हाथों में, अगर हिंडनबर्ग के आरोप सही हैं, दोनों हाथों से लूटने में लग जाती हैं। और अगर इसका कनेक्शन उनके चेयरमैन बनने, चेयरमैन पद पर बैठने और अडानी साहब की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने और बाकी चीज़ों से जोड़ा जाए, तो उन्हें चेयरमैन भी ये निचोड़ निकाला जा सकता है अडानी के फ़ायदे के लिए बनाया गया होगा। जो आरोप हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने लगाए हैं उसके हिसाब से ये आशंका मन में आती है। हुआ क्या है पहले ये समझ लें। हिंडनबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट एक विसिल ब्लोअर के जरिए आई है। विसिल ब्लोअर क्या होता है? विसिल ब्लोअर मतलब जो सीटी बजाने वाला। ये तो हुआ इसका अनुवाद, लेकिन इसका भारतीय संदर्भों में और हिंदी भाषा में मतलब हुआ विभीषण। ऐसा आदमी जो जाकर बता दे कि ये दुष्ट का अमृत कुंड इसकी नाभि में है और उसके ज़रिए वो दुष्ट का संहार करने में मदद करे, सिस्टम की व्यवस्था की किसी अपराधी को पकड़वाने में जो मदद करे। वो अपराधी कोई सरकारी कर्मचारी, अधिकारी हो सकता है, और ज़्यादातर मामलों में विसिल ब्लोअर अंदर का आदमी होना चाहिए, सिस्टम के अंदर का। जैसे विभीषण रावण के महल का था, घर का भेदी होना चाहिए। तो एक विसिल ब्लोअर ने कुछ डॉक्यूमेंट हिंडनबर्ग को उपलब्ध कराए हैं। उसके आधार पर यह रिपोर्ट हिंडनबर्ग का कहना है कि उसने जारी की है। ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। गंभीर आरोप ये हैं कि जो सेबी है, जिसको जांच करनी है अडानी की, पूरी अडानी की जांच सेबी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब अडानी का मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी ही एक ऐसी संस्था है जो इस मामले की एक्सपर्ट है और उसके ऊपर हमको संदेह करने का कोई कारण नहीं है, यह कहा कोर्ट ने। और सेबी जो है वो ही बता सकती है एग्जैक्टली कि इस मामले में क्या हुआ है, पहली चीज़। दूसरा, ये जो सेबी है इसके जांच के अंदर अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि अडानी की जो ऑफशोर कंपनियां हैं उसमें किस किस का पैसा लगा हुआ है। सेबी को ये पता करना चाहिए। इसके बाद में मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 18 महीने का मामला, और इसको करने की प्रक्रिया के बीच में सेबी ने एक बहुत बढ़िया तरीका निकाला और उसने एक मेल भेज दिया, हिंडनबर्ग को ही भेज दिया। बोले भाई, आपने जो रिपोर्ट छापी है ना, उस रिपोर्ट के अंदर सबूत वबूत नहीं है, दम बम नहीं है, तो सबूत लाओ। अब ये हुआ कि मैं अगर भलमन साथ में बोलूं कि भाई साहब आपका बच्चा बालकनी से लटका हुआ है, गिर जाएगा, संभाल लो, तो आप ये देखने के बजाय कि बच्चा मेरा बालकनी से लटका है कि नहीं लटका है, उसका जीवन खतरे में है कि नहीं है, आप बोलो पहले सबूत लेके आओ। देश के खजाने को लूटा जा रहा है। जो अडानी ने घोटाले किए थे, जो आरोप लगाए थे हिंडनबर्ग ने, जो खुलासे किए थे, वो खुलासे कहते हैं कि अडानी ने क्या किया, जो अपनी कंपनियों का पैसा अपनी ही कंपनियों में दुनिया से घुमा के लगाया। वो पैसा कैसे आया, इस पर भी बाद में बहुत सारे खुलासे हुए। खुद ही 10 का माल 50 में खरीद लिया अपनी विदेशी कंपनी से, 40 रुपये चले गए। वो 40 रुपये जो है वो घुमा के कुछ फंड्स के ज़रिए इधर उधर से करके कुछ ऑफशोर कंपनियां बना के, कुछ शेल कंपनियां बना के, और अपने ही शेयर उससे खरीदवा, ये आरोप था। शेल कंपनी क्या होती है पहले ये समझें। शेल कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जो काम करे ना धंधा करे, बस पैसे बनाती रहती है इधर का उधर टोपी ट्रांसफ़र करके। यानी उसका निर्माण ही इसलिए हुआ है कि उसके अंदर पैसे आते रहें। वो काम धंधा दिखावे का करती है, लेकिन वो जीडीपी में कोई योगदान नहीं देती है। और शेल कंपनियां भी बनाई जाती हैं विदेशी धरती पे, और ऐसी धरतियों पे जहां से व्यापार समझौते हैं, जहां की कंपनियों को भारत टैक्स नहीं करता, तो वो कंपनियां टैक्स हेवन भी हैं, यानी वहां से कारोबार करने पे टैक्स नहीं लगता। तो जो ये
कंपनी, ये जो खुलासा हुआ है इसमें ये बताया गया है कि जिस सेबी को जांच करनी थी और पता लगाना था कि किन लोगों का पैसा, ये जो पैसा रोटेट कर रहा है अडानी, जिससे उसने दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, वो उसमें किन का पैसा लगा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अभी तक पता नहीं लगा पाई है सेबी। अब इस रिपोर्ट से पता लगता है कि इसलिए पता नहीं लगा पाई है कि उस कंपनी में पैसा सेबी की चेयरपर्सन का भी लगा हुआ है, माधवीपुरी पुच का पैसा लगा हुआ है। यह खुलासा इस कंपनी ने किया है। अब इस खुलासे के बाद में जाहिर बात है, कल उसने टीज किया था कि एक और खुलासा आ रहा है इंडिया। तो अब इस खुलासे के बाद एक चीज़ साफ हो गई कि अब इस खुलासे पे अगर आप भरोसा करें तो जो सेबी है उसकी जांच से उम्मीद नहीं की जा सकती कि अडानी के घोटाले की सही जांच होगी। तब ये कि जो विपक्ष मांग कर रहा था कि इस पे जेपीसी बिठाई जाए, संयुक्त संसदीय समिति से जांच हो, अब वो जांच ही निष्पक्ष जांच मानी जाएगी, क्योंकि वो भारत की सर्वोच्च जांच होती है। उसमें कोई ऐसी एजेंसी इन्वॉल्व नहीं होती जो विदेशी एजेंसी हो। और पहले ये कहा जा रहा था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये जेपीसी की जांच बेमानी है, क्योंकि जेपीसी अगर जांच करेगी भी तो बीजेपी का प्रचंड बहुमत है संसद में, वो आराम से अडानी को बचा ले जाएगी, इसलिए ये मांग बेकार है। अब डायनेमिक्स बदल गए हैं। राज्यसभा अल्पमत में बीजेपी, लोकसभा बीजेपी के पास थिन मेजॉरिटी है, और जब अडानी का बात आएगा तो परीक्षा हो जाएगी, घोटाले की बात आएगी तो परीक्षा हो जाएगी नीतीश की। नीतीश को बिहार का इलेक्शन फेस करना है, चंद्रबाबू की भी हो जाएगी, तो इतना आसान भी नहीं है। तो कुल मिला के ये कांटा ऐसे समय में फंस गया है। अब इस रिपोर्ट में क्या है, इसको आपको मैंने नटशेल में समझा दिया, अब डिटेल में समझाता हूँ। मार्च 27, 2013 में एक कंपनी है, सिंगापुर में रजिस्टर होती है, अगोरा पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर में। माधवीपुरी बुच का पता सिंगापुर का ही लिखा हुआ है उसमें। और उसमें 100% शेयर होल्डर कौन है? जो सेबी की चेयरमैन है, माधवीपुरी बुच। ये वो संस्था है सेबी जिसने सारा इंडिया को देश में बर्बाद कर दिया, ये वो संस्था है। तो 100% शेयर होल्डर था, और ये इन्होंने 2022 में कंपनी अपने पति को ट्रांसफ़र कर दी। यानी 15 से लेके 22 तक, 2013 से 22 तक 9 साल ये खुद 100% कंपनी की मालिक थी। जब आप इस कंपनी की मालिक हो और उसी दौरान आप सेबी की चेयरमैन बन जाती है 2017 में, और पूरे चेयरमैन नहीं बनी थी, ये होल टाइम मेंबर बन गई। होल टाइम मेंबर मतलब होता है जो कोई और काम नहीं करेगा, सिर्फ वही नौकरी करेगा। 2015 में जून में माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड ने एक अकाउंट खोला आईपीई प्लस फंड में, आईपीई प्लस फंड 1, यानी वो एक ऑफशोर मॉरिशस की कंपनी में हिस्सेदार बन गई, हिस्सेदार। इस कंपनी ने अडानी के शेयर खरीद के दाम बढ़ाए थे, और उसी कंपनी में ये पार्टनर बन गई 2015 में। जो पावर इक्विपमेंट थे बिजली घर बनाने के लिए, वो चीन से बेचे। हुआ ये, चीन से इक्विपमेंट आए, विनोद अडानी ने उसकी पेमेंट की, जो खबर आई थी फाइनेंशियल टाइम्स में, अगर मुझे ठीक से याद है तो उसमें ये हुआ कि वो पैसे उन्होंने जो है वो चीन की कंपनी को ऑर्डर किए इक्विपमेंट। वो इक्विपमेंट भारत में चीन से सीधे आए। वो जो इक्विपमेंट आए, पावर इक्विपमेंट, वो इक्विपमेंट मान लीजिए उदाहरण के लिए 1 रुपये का था वो, तो इन्होंने वो 1 रुपये का इक्विपमेंट चाइना की कंपनी को पेमेंट करके ख़रीदा, और अडानी ग्रुप ने वो पैसे अपने बड़े भाई साहब की कंपनी को 10 रुपये दिए उस इक्विपमेंट के। यानी जो 1 रुपये का पावर इक्विपमेंट आना था, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको मैं, इसमें कोई रेशियो प्रोपोर्शन में मत जाइएगा, उसको 1 रुपये के इक्विपमेंट को अपने बड़े भाई की कंपनी से अडानी साहब ने 10 रुपये में खरीद लिया, ताकि भारत में ये दिखाया जा सके कि भाई बिजली की लागत बहुत आ रही है, इतने का तो हमने इक्विपमेंट खरीदा है, कोयला भी खुद ही बाहर से मंगा रहे थे और खुद ही बेच रहे थे महंगे दाम पे, इतने का हमने कोयला बेचा है, तो इसलिए बिजली इतनी महंगी होनी चाहिए। याद कीजिए, एक बार राहुल गांधी का बहुत मजाक उड़ाया था उन्होंने, जब उसने ये कहा कि जब आप बिजली का स्विच ऑन करते हैं तो बहुत पैसा अडानी के पास जाता है, उसने ऐसे ही कहा था।
तो ये जो तरीका था, जो घुमा के पैसा लाके चीन का माल 1 रुपए का भारत में अपनी कंपनी को 10 रुपए बेचने का, ये खुलासे में ये था कि जो बाकी के 9 रुपए थे वो विनोद अडानी की कंपनी ने बाहर कमाए, और वो कमाए नहीं थे, वो पैसा यहाँ से बाहर भेजने का एक तरीका निकाला गया था, और उस तरीके से जो पैसा गया था वो उसी कंपनी में इस्तेमाल हुआ जिसमें माधवीपुरी बुच के भी पार्टनरशिप है, या कहें कि जिसमें इनका शेयर है। तो अब आप एक गणित को समझें कि भारत के लोगों को ठगने, और वो पैसा क्या होगा, वो जो पैसा उसमें लगा हुआ है उसी पैसे से भारत का शेयर खरीदा जाएगा, और जब शेयर खरीद लिया जाएगा तो शेयर का दाम बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा तो शेयर को फिर और महंगे दाम पे इधर उधर टिकाया जाएगा, उसको गिरवी रख के मोटा पैसा एसबीआई से, इससे उससे हम लोन ले लेंगे और मोटे सेठ बन जाएंगे, तभी तो हम नंबर 1 सेठ बन गए दुनिया के। तो वो जो काम हुआ था उस पूरे काम में भी ये जो सेबी की चेयरमैन है हिंदुस्तान में, यानी जो थानेदार साहब हैं, वो जो मोहल्ले में सट्टे जुए का अड्डा चल रहा था, उस सट्टे जुए के अड्डे में पार्टनर पाए गए हैं। तो ऐसे थानेदार साहब जो अपने इलाके में सट्टे जुए के अड्डे के पार्टनर हैं, वो सट्टा जुआ कैसे पकड़ सकते हैं? तो हिंडनबर्ग का कहना यह है कि इन्होंने वो सट्टा जुआ इसलिए नहीं पकड़ा। 22 मार्च 2017 को जब ये होल टाइम मेंबर बनी तो उन्होंने अपनी उस कंपनी का ऑपरेशन का राइट, एक सब चिट्ठी डॉक्यूमेंट डाले उसने, हिंडनबर्ग ने वो दे दिया कि भाई आज से मेरा ये धंधा मेरे पति धवल बुच ऑपरेट करेंगे। इसका भी रिकॉर्ड है। ये सारे रिकॉर्ड बताते हैं कि किस तरह से सारी की सारी चीज़ें एक के बाद एक खुलती चली गई। अब बात आता है 2019 की। 2019 में और एक कंपनी है ब्लैकस्टोन, कैपिटल मार्केट में एडवाइज़र कंपनी है, रियल एस्टेट वगैरह में उसका नाम आता है। ब्लैकस्टोन कंपनी में धवल बुच को एडवाइज़र बना दिया गया। इसके सबूत के लिए उन्होंने धवल बुच का जो खुद का लिंक्डइन प्रोफाइल है उसका स्क्रीनशॉट लगाया। हिंडनबर्ग ने सवाल उठाया कि भैया ब्लैकस्टोन में तुम एडवाइजर बन गए, मोटा पैसा ले रहे हो, तुमको तो इस बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो कंपनी ने तुमको एडवाइजर क्यों बना दिया? कहीं इसलिए तो नहीं बना दिया कि तुम सेबी के चेयरमैन के पति हो? यानी ये एक और तरीका रिश्वत देने का हो गया, अगर इसका कोई निचोड़ निकाला जाए तो, जहां इशारा कर रहा है हिंडनबर्ग। इसके साथ साथ मार्च 22 में चेयरमैन बन गई सेबी की माधवीपुरी बुच। आप सोचिएगा 14 में मोदी जी आए, 17 से माधवीपुरी बुच, उनके पति, ये सारी कहानियां ऊपर की ऊपर जा रही हैं। जिंदगी में बहुत तरक्कियां हो रही हैं। क्यों? वो ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहां पे वो जितना चाहें, जिसे चाहे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कह रही है कि उन्होंने अडानी को फेवर किया। खैर 2022 में ये, उसके बाद ये चेयरपर्सन बन गई। उसके बाद मार्च में, 1 मार्च को चेयरपर्सन बनी, 16 मार्च को 15 दिन बाद उन्होंने जो ट्रांसफ़र थे अपने अगोरा पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयर, वो पति को ट्रांसफ़र कर दिए। ये जो मैंने अभी एक फंड बताया था जिसके लिए सिंगापुर का पता लगा इस पते में कि भाई मेरा पति चलाएगा, फिर उसके बाद वो चेयरपर्सन बनी। तो उन्होंने वो जब चेयरपर्सन बनी है, लेकिन चेयरपर्सन बनने से पहले तक जब वो फुल टाइम मेंबर थी तब वो इस कंपनी की मालिक भी थी। बाद में चेयरपर्सन बनने के बाद में उन्होंने ये पति को दे दिया है। लेकिन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे भी कायम रहता है। एक थानेदार का एक जुए का अड्डा चलाने वाले के साथ में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर वो जुए के अड्डे में काम करता है तो उसको उस इलाके के थाने में रहने का कोई हक नहीं है। इसके साथ साथ, और मैं देखिए बहुत सरल करने की कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ें बहुत कठिन हैं, गूढ़ हैं, अर्थशास्त्र की चीज़ें हैं, शेयर मार्केट की चीज़ें हैं, कई चीज़ें तो मेरे भी ऊपर से निकल जाती हैं। इसके अलावा 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के लिए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि ड्रॉन अ ब्लैंक, इनका रिजल्ट 0 निकला है जब इन्होंने जो विदेशी इन्वेस्टर हैं, ऑफशोर इन्वेस्टर्स जो हैं, जो तीसरी जगह पे दुनिया कंपनी, उनके किस किस के इन्वेस्टमेंट हैं इसके बारे में जानकारी पता करने में, ये हिंडनबर्ग खुलासे की बात है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सेबी इसकी जांच में कुछ नहीं निकाल पाई है। 20 मार्च को माधवीपुरी बुच ने एक REIT है उसको कहा कि ये जो है फेवरेट प्रोडक्ट है फ्यूचर का,
सेबी की चेयरमैन कह रही है, जिसका काम रेगुलेट करना। ये ठीक वैसा हुआ जैसे आप राज्यसभा में देखते होंगे, जैसे आप लोकसभा में देखते होंगे। वो तय ही नहीं कर पाते हैं कि वो आसन पे बैठे हैं या उधर सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, और बीच बीच में वो हस्तक्षेप करते हैं जो उनको अपना संयम रखना चाहिए। उसी केस में क्या उनको बोलने का अधिकार है, ये भी एक बड़ा सवाल है। उसी केस में, इस केस में आ जाए तो ये वहां जाके इंडोर्स कर रही हैं, बगैर ये बताए उसकी तारीफ कर रही हैं और कह रही हैं कि मेरी फेवरेट है फ्यूचर का, कि मेरा पति इस कंपनी में एडवाइजर है। ब्लैकस्टोन में उसके हस्बैंड से क्या संबंध है, इसको छुपाकर मार्च 23 में, मार्च 20 मार्च को, 1 मार्च को चेयरपर्सन बनी है, 20 दिन बाद प्रमोट कर रही हैं। इसके बाद 24 में, मार्च 24 में सेबी और NISM की कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें फिर वो कहती हैं कि पॉजिटिवली इसको देखना चाहिए REIT को, और फिर नहीं बताती हैं कि उनके पति का इससे कोई रिश्ता है। जून 27 को एक शो कॉज नोटिस उल्टा सेबी भेज देती है हिंडनबर्ग रिसर्च को, और उस पर यह कहा जाती है कि तुम्हारी जो रिसर्च है उसकी मेथोडोलॉजी क्या है ये बताइए, और इसके साथ साथ आपने अडानी के खिलाफ जो आरोप लगाए उनके सबूत क्या है, वगैरह वगैरह। सेबी इसी, और ये हिंडनबर्ग रिसर्च जो है इसी खुन्नस में ये काम कर रही है। अब मेरे मन में कुछ संदेह हिंडनबर्ग रिसर्च को लेकर भी उठते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च अगर एक शॉर्ट सेलर है, सीधी सी बात है, और उसका मकसद सिर्फ मुनाफे छापना है, अडानी के शेयर का दाम गिरा के, तो मुनाफे छापने का काम तो हो गया, तुमने शॉर्ट कर लिया। कायदे से एक शॉर्ट सेलर का काम है किसी कंपनी के शेयर को औंधे मुंह गिराना और उससे पैसे बनाना और बना के निकल जाना। कैसे बनाते हैं मैंने आपको बता ही दिया। मैंने आपसे कहा 10 कैंपा कोला मुझे उधार दे दो, कल तक मैं लौटा दूंगा। जब मैंने कैंपा कोला खरीदी वो 10 रुपए की थी। मैंने कुछ ऐसा किया कि कैंपा कोला का दाम 5 रुपये हो गया। कल मैंने बाजार से 5 रुपये वाली कैंपा कोला खरीदी और उसको लौटा दी। 10 वाली लेके मैंने 10 में बेच के दाम कम करके 5 की खरीद के वापस कर दी। ये शॉर्ट सेलिंग है। तो आप मुनाफा बना के निकल चुके हो, लेकिन जब आप मुनाफा बना के निकल चुके हो तो भैया अब बार बार ये खुलासे क्यों कर रहे हो, बार बार चीजें निकाल के क्यों ला रहे हो? क्या आपने इसे एक बिजनेस मूव के मुकाबले प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया कि भैया मेरी आन मान शान का सवाल है, या फिर आपका इरादा भारत में अडानी को और सेबी को किसी और वजह से भी एक्सपोज करने का है? केवल ये शॉर्ट सेलिंग नहीं है। हो सकता है कि आप भारत के अडानी और दूसरे लोगों को बुरी तरह एक्सपोज करके उनकी पोल खोलना चाहते हों, और आपने अपने आप को शॉर्ट सेलर दिखाया हुआ। हालांकि आप शॉर्ट सेलर हो, आपका इतिहास है, इस पर कोई सवाल नहीं उठ सकता, लेकिन फिर भी शॉर्ट सेलिंग के अलावा भी हिंडनबर्ग के इसमें कुछ इंटरेस्ट हैं क्या, ये सवाल भी इसके बाद मन में आता है कि भैया 18 महीने हो गए, तुमने एक्सपोज कर दिया, सब कर दिया। या फिर यह हो सकता है कि हिंडनबर्ग को उन्होंने दोबारा उल्टा लपेटने की कोशिश की तो उसने इन पर पलटवार किया है, यह भी वजह हो सकती है। लेकिन दोनों ही केस में यह हिंडनबर्ग का जो शॉर्ट सेलर वाला जो काम था उस काम से आगे की चीज लग रही है, जो अपने आप में सोचने की जरूरत है। सोचने की जरूरत यह भी है कि इतना बड़ा खुलासा हो गया और किस तरह से जांच को सेबी पे डाल दिया गया। सेबी ने जांच को दबा दिया। सेबी के चेयरमैन को कथित रूप से इसमें फायदा है क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है, और उसका जो पैसा लगा हुआ है जो उसको जांच को दबा दिया, दबाने के बाद में आराम से बैठ गए। तो क्या हुआ, इस देश में जो अडानी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था उस रिपोर्ट के आने के बाद प्रॉपर जांच होनी चाहिए थी। भाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तो फाइनेंशियल मामलों की एक्सपर्ट है, इसके अलावा आपके पास में और भी संस्थाएं हैं, सेबी भी एक संस्था मान लीजिए। तो वो पूरी की पूरी जो जांच हो रही है उस जांच के अंदर उसको ठंड बर्फ में जांच को लगा दिया गया। हिंडनबर्ग रिसर्च को एक चिट्ठी भेज दी गई, तुम्हारे खुलासे बेकार है वगैरह वगैरह, और आराम से बैठ गए। अब पता चल रहा है कि ये तो सेबी की चेयरमैन भी, और चेयरमैन जो है उनकी जिंदगी का ग्राफ मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऊपर चल रहा है, ये इसमें दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के हम भारत के नागरिक कहां फंस गए हैं? एक एक चीज, एक एक खुलासा बता रहा है कि इस देश में हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं
वो आपस में मिलकर कैसे खेल कर रहे हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म का खेल किस तरह चल रहा है, बहुत सारे पॉलिटिकल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैं 100 दफ़ा अलग वीडियो बता चुका हूँ, उनको इसमें लाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस मामले में एक पक्ष सेबी की चेयरमैन उनके पति का भी आया। उनका कहना है कि हमारी ज़िंदगी खुली किताब है, हमारा जो कुछ है सबको पता है और हमारे ऊपर इस रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। इसको दोबारा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि सेबी की चेयरमैन ने भी अपना पक्ष रखा है, उनकी ये सफाई है। उनका कहना ये है कि हमारी ज़िंदगी एक खुली किताब है, इसके अंदर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो आरोप गलत हैं और इन आरोपों का कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।